आज के लेक्चर में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे जो एडवर्ब है, एडवर्ब की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं और ये किसी फेमस बुक के सेंटेंसेस है, तो सेंटेंसेस किसी भी बुक के हो क्या ही फर्क पड़ता है। आपको जो है लॉजिक समझना है, सेंस समझना है। एडवर्ब जैसा कि आप जान रहे हो कि बहुत सारी चीज़ों का एड ऑन का काम करता है, तो एडवर्ब की पोजीशन जिन जिन शब्दों के पहले डालते चले जाओगे उनके जो मतलब है वो बदलते चले जाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, ओनली सी सॉ माई ड्रेस। ओनली सी सॉ माई ड्रेस, यहां पे बात हो रही है ओनली सी की बात। ओनली सी की बात, इसका क्या मतलब हो गया, यहां पे सिर्फ एक पर्सन है जिसने ड्रेस देखा। ध्यान से देखिएगा कि ओनली किसको मॉडिफाई कर रही है, ओनली सिर्फ और सिर्फ सी को मॉडिफाई कर रही है। और यहां पे सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है। ओनली सी मतलब सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है सेंटेंस नंबर 1 में। सेंटेंस नंबर 2 देखोगे, सी ओनली सा माई ड्रेस। दूसरे में देखना कि ओनली किसके पहले लगा हुआ है, ओनली लगा हुआ है सॉ के पहले। तो सी ओनली सॉ, उसने देखा क्या, उसने सिर्फ देखा मेरा ड्रेस, उसके सिवा उसने कोई काम ही नहीं किया, एक ही टास्क किया। उसने क्या किया, उसने ओनली देखा, देखने के सिवा उसने कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, सिर्फ देखा, देखने के सिवा कुछ काम नहीं किया। तो जो ओनली मॉडिफाई कर रही है, एड ऑन कर रही है, वो सॉ के लिए कर रही है। फिर तीसरा है, सी सा ओनली माई ड्रेस। अब वो देख रही है ओनली माई ड्रेस, वो सिर्फ मेरा ड्रेस देख रही है। मेरे ड्रेस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो सिर्फ मेरा ड्रेस देख रही है। सी सा माई ओनली ड्रेस। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है दादा, इन दोनों सेंटेंसेस में ये फर्क है कि सी सा ओनली माई ड्रेस, उसने सिर्फ मेरा ड्रेस देखा, किसी और का ड्रेस नहीं देखा। सी सा माई ओनली ड्रेस, इसका मतलब है मेरे पास एक ही ड्रेस है। क्या है, ओनली लगा है ड्रेस के पहले, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है और वही उसने देखा। यहां पे मेरे पास एक से ज्यादा ड्रेस है, एक से ज्यादा ड्रेस है, यहां पे सिर्फ एक ड्रेस है। सी सा माई ड्रेस ओनली, उसने सिर्फ ड्रेस देखा, कुछ और किया ही नहीं। एसेसरीज हो सकती है, मेरे शूज हो सकते हैं, मेरे शरीर में कुछ और भी हो सकते हैं। यहां पे जो उसने एक्शन परफॉर्म किया है वो सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म किया है कि उसने सिर्फ और सिर्फ मेरा ड्रेस देखा है। तो एडवर्ब की पोजीशन जैसे जैसे आप बदल रहे हो, सेंटेंस की मीनिंग बदल जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि एक ही शब्द जो है कई सारी चीजों को एड ऑन का काम कर सकती है। डिपेंड करता है कि किस शब्द को एड ऑन का काम कर रही है और उसी हिसाब से मीनिंग बदलती है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये हम कैसे पता करें, हम तो हिंदी भाषी बच्चे हैं। अरे नहीं पता करना, नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। आपको सिर्फ इतना समझना है कि एडवर्ब की अलग अलग पोजीशन होती है, अलग अलग शब्दों के लिए एड ऑन का काम करती है। ये फ्यूचर में जब आप एग्जाम के बाद जाएंगे, इंग्लिश और तैयारी करने जाएंगे, तब ये सब चीजें सीखेंगे। जब आप पीएचडी करने जाएंगे, पीएचडी बोले कि मतलब आपको रिसर्च करना है कि नहीं, आपको एडवर्ब के विषय में पूरी जानकारी रखनी है, देन इसके मुद्दे में घुसिएगा। जानकारी होनी अच्छी बात है, लेकिन कर रहे हो आप एग्जाम की तैयारी, स्किप मारो। एडवर्ब जो पोजीशन है एडवर्ब की, वो आपके एग्जाम में आता नहीं है, ये बात है। और एडवर्ब के पोजीशन को लेके बात करें तो जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, बेसिकली जो आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, वो सेंटेंस के हमेशा स्टार्ट में आता है। कंप्लीट सेंटेंस को अगर मॉडिफाई करना हो तब भी हम हमेशा स्टार्ट में रखते हैं। जैसे व्हेन आर यू रिटर्निंग होम, व्हेन आपका जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, स्टार्ट में है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब हमेशा स्टार्ट में आता है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा। श्योरली आई विल टेक केयर ऑफ यू, पक्का मैं तुम्हारा देखभाल ही करूंगा। तो ये जो श्योरली है, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को एड ऑन का काम कर रही है। तो जब भी पूरे कंप्लीट सेंटेंस को एड ऑन करने का काम करना हो तो भी स्टार्टिंग में लगाते हो। क्या एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके एसएससी के एग्जाम से कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर किसी सेंटेंस को एम्फसाइज करना हो, किसी बात पे जोर देना हो, तब भी आप स्टार्ट में रख सकते हो ऑफ सी गोज। तो ये आपके जानने के लिए है, ये सिर्फ आपके जानने के लिए है कि एडवर्ब कहां कहां रखा जा सकता है। एडवर्ब मिड में भी रखा जा सकता है, एडवर्ब स्टार्टिंग में भी रखा जा सकता है। कुछ एक आध केसेस है जिस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ता है। एडवर्ब ऑफ जो टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम की अगर बात करें, ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफ्टन, सेल्डम, समटाइम्स, ये मिड में आते हैं। कहां पे आते हैं? ये मिड में आते हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी वर्ब को ये मॉडिफाई करते हैं उस वर्ब के बाजू में आते हैं और मिड में आते हैं इन जनरल। लेकिन हम इनका स्टार्टिंग में भी यूज करते हैं।
लेकिन जब स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो थोड़ा सा प्रारूप बदल जाता है, हम इन्वर्जन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इन्वर्जन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्जन फॉर्म क्या होता है कि जो नॉन इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहता है, उसमें इन जनरल आप जानते हो सब्जेक्ट पहले आता है फिर आता है वर्ब। लेकिन अगर इसकी पोजीशन बदल दें, अगर वर्ब हम पहले ले लें और सब्जेक्ट बाद में ले लें और साथ में क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगाने के बजाय फुल स्टॉप लगाएं, तो इसको हम इन्वर्जन फॉर्म बोलते हैं। तो अगर एडवर्ब ऑफ टाइम थोड़े से याद रख लो, जरूरी है। देखो रट्टा तो मारना पड़ेगा भाई, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें रट्टा मारना पड़ता है समझने के साथ साथ। जब तक याद नहीं होगी अप्लाई कैसे करने जाओगे दादा? ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफ्टन, सेल्डम और सम टाइम, ये कुछ ऐसे कीवर्ड है जिससे आपका काम चल जाएगा। ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफ्टन, सेल्डम, समटाइम्स, ये आपको याद रख लेना चाहिए, मेरा मानना है, और प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। अगर इनको स्टार्ट में इस्तेमाल करना हो तो आप इसका सेंटेंस का इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करोगे। चलो कुछ एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने देख लेते हैं। सेल्डन ही कम्स टू दिल्ली, देखो यहां पे लिखा हुआ सेल्डम, सेल्डम आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही कम्स टू दिल्ली। अब जैसे बीइंग ए हिंदी भाषी स्टूडेंट, मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, जब मैं 2015 में तैयारी कर रहा था तो 2015 में मैं सेल्डम का मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। 2015 की तैयारी के दौरान इंग्लिश की तैयारी में बहुत प्रॉब्लम आई। लेकिन 2016 के सेशन के दौरान फिर मैंने ये देखा कि यार क्वेश्चन बनता कहाँ से है, और रट्टा तो हमें मारना ही मारना है, हिंदी में लेके चले सीखे। तो मैंने की पॉइंट्स पर फोकस करना स्टार्ट किया। अब जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, मुझे सेल्डम देख के ये पता चला कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है और स्टार्टिंग में यूज है। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि इन्वर्जन फॉर्म लगना चाहिए, तो मैंने सेंटेंस में ये चेक करना चालू किया कि क्या इन्वर्जन फॉर्म है। सेल्डम के बाद आपका सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट में पहचानने लगा था 2016 तक। तो हमें यहां पे क्या मिल गया? हमें यहां पे मिल गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मिल गया वर्ब, और ये हमारा इन्वर्जन फॉर्म तो होता नहीं है, ये इन्वर्जन फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये इन्वर्जन फॉर्म नहीं है तो रूल ये कहता है कि अगर एडवर्ब ऑफ टाइम को आपको स्टार्टिंग में इस्तेमाल करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम को स्टार्टिंग में इस्तेमाल करना है, तो आप इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करोगे। तो इसका रूप बदलना पड़ा फिर कुछ इस तरीके से, सेल्डम डज, क्योंकि ये आपका इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही के लिए डू लोगे या डज लोगे? डज लोगे। तो डज और उसके बाद ही लगाया, फिर सेंटेंस आगे जोड़ दिया। कम्स को वापस कम करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही आप डू डज लाते हो तो V1 फॉर्म लेते हो, ऐसे IS फॉर्म लेते नहीं हो। नेवर आई शेल गो देयर लिखा हुआ है, नेवर आई शेल गो देयर, नेवर क्या है? फिर से आप ऊपर वापस देखते हो, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और फिर से पहले सब्जेक्ट है, आई है, फिर लगा हुआ है सेल। फिर आपको क्या बदलना पड़ेगा? नेवर शेल आई गो देयर, सेल को पहले डालना पड़ेगा, आई को बाद में डालना पड़ेगा, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से करेक्ट होगा। जो सबसे ज्यादा आज तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो नो सूनर और हार्डली को लेके पूछा गया है। नो सूनर और हार्डली को लेके पूछा गया है। नो सूनर सी रीच द स्टेशन, नो सूनर सी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ये कंजक्शन के चैप्टर में भी पढ़ोगे, कोर रिलेटिव कंजक्शन, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी होते हैं। तो नो सूनर जैसे आपने देखा, नो सूनर आपने जैसे देखा, आपको समझ जाना चाहिए कि नो सूनर के साथ इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, सी रीच द स्टेशन, पास्ट इंडेफिनिट है, V2 फॉर्म का इस्तेमाल है, तो यहां पे सी के पहले आप क्या लगाओगे? डिड लगाओगे। नो सूनर डिड सी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, तो सेंटेंस करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? नो सूनर डिड सी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। इसके बाद हार्डली सी हैड, सी हैड लगाया तो हैड सी लगाना पड़ेगा आपको। रीच्ड का रीच्ड ही रहेगा, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट आपका। इसी तरीके से सो क्विकली, हिज वाइफ और ही डज नॉट नो लिखा हुआ, ये 3 सेंटेंस आपको ये PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। सेंटेंस करेक्टेड है, और सेंटेंस आप इसको एक बार दोबारा से पढ़िएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो कुल मिला जुला के जो रूल बोल रहा है, रूल ये कि एडवर्ब ऑफ टाइम, जो भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखना होता है कि हमें इन्वर्जन फॉर्म लेना होता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत लंबे समय तक ये डाउट ही चलता रहता है, ये इन्वर्जन फॉर्म क्या है, इन्वर्जन फॉर्म क्या है, इन्वर्जन फॉर्म क्या है। इन्वर्जन फॉर्म है वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना, लेकिन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का ना लगा होना। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा कंसेप्ट है। आज के बाद भूलोगे तो नहीं सब लोग। चलो थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं इस चीज को लेके। देखो अभी हम पढ़ रहे हैं पोजीशन, तो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और एक होता है मेन वर्ब, 2 चीज होती है।
तो जो एडवर्ब होता है इनके बीच में डालते हैं, याद रहेगा यार, इसमें कुछ सीखने सिखाने लायक चीज तो है नहीं। हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है और मेन वर्ब के बीच में डालते हैं। ही विल नेवर कम हियर, विल और कम के बीच में आया है। आई हैव सेल्डम गॉन देयर, हैव और गॉन के बीच में सेल्डम आया है। बस सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं है इसमें, जानकारी रखनी है, रख लो। थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि कुछ एक ऐसा केसेस है जिसको बोलते हैं वर्ब बी, इज आर एम वॉज वर। अगर ये वर्ब बी आए आपका, चाहे ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, किसी भी कंडीशन में जो एडवर्ब है इनके बाद रखना होता है आपको। सी इज ऑलवेज हैप्पी, आई एम नेवर सैड, ही इज ऑलवेज प्रेज, सब में इज के, एम के और किस के। सी इज ऑलवेज हैप्पी, आई एम नेवर सैड, इन सब में मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन आप ऑलवेज को, नेवर को, ऑलवेज को आप हमेशा वर्ब बी के बाद रख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा वर्ब बी के बाद रखना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, एडवर्ब ऑफ डिग्री को। ज्यादातर इनके साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री ही आते हैं। तो जब भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिग्री आए तो आप हमेशा इनके बाद रखोगे, इनके पहले नहीं रखोगे। कुछ सेंटेंस ध्यान से देखिएगा। ही कम्स ऑफन एवरी संडे। कम्स क्या है आपका, ये वर्ब बी नहीं है, ये है मेन वर्ब। ऑफन जो है बाद में लगाया हुआ है, इसको आपको पहले लगाना पड़ेगा। मेन वर्ब के पहले आता है, क्या आता है, मेन वर्ब के पहले आता है। ही गोज यूजली टू शॉप एवरी संडे, तो यूजली आपका मेन वर्ब के पहले आना चाहिए। ही इज ऑलवेज हैप्पी, क्या सही है या गलत है, सही है। ये इज यहां पे मेन वर्ब है लेकिन वर्ब बी है, तो वर्ब बी के बाद में और बाकी मेन वर्ब के पहले आपको लगाना होता है। तो ये आपका जो पोजीशन है एडवर्ब का, कुछ इस तरीके से पोजीशन है। पोजीशन को लेके इन जगहों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सेंटेंसेस है इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये एक क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोजीशन जो मैंने आपको पढ़ाया इसी वजह से, ताकि आपको ये बातें याद रहे कि इन दो जगहों से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो इन दो जगहों पे खास करके आपको फोकस रखना है। पहला जगह है एडवर्ब ऑफ टाइम को लेके कि अगर स्टार्टिंग में इस्तेमाल करना हो तो इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करोगे, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप एडवर्ब रखोगे। और ध्यान रखना है आपको खास करके वर्ब भी, चाहे आपके हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, दोनों के बाद में आप हमेशा एडवर्ब ऑफ डिग्री फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करोगे। कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ये आपके एग्जाम में बहुत आता है वेरी और मच को लेके। वेरी और मैच का यूज कैसे करते हैं, वेरी मतलब ज़्यादा, मच मतलब ज़्यादा, ठीक है। इन दोनों का यूज कैसे होता है इस चीज को समझना, और इसमें थोड़ा रट्टेबाजी भी लगेगी। लॉजिक तो जो है सो है, जो समझोगे सो समझोगे, लेकिन रटना भी पड़ेगा। वेरी के साथ खास करके बात यह है, वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ लगता है, मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है। क्या वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ लगता है और मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है। यह सबसे सिंपल सी बात आप याद रख लो, मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ रखता है। याद रह जाएगा सभी लोगों को। जैसे वेरी गुड बोलते हैं, वेरी वाइज बोलते हैं, वेरी लकी बोलते हैं, वेरी ऑनेस्ट बोलते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन मच बेटर बोलते हैं, मच वाइजर बोलते हैं, मच क्विकर बोलते हैं, मच मोर बोलते हैं, मच मोर ऑनेस्ट, ये मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री ही है। तो वेरी पॉजिटिव डिग्री, मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। लेकिन वेरी मच भी एक साथ इस्तेमाल करते हैं, वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा अलग से ही हो गया, मतलब वेरी अलग से इस्तेमाल किया जाता है, मच अलग से इस्तेमाल किया जाता है, और एक ऐसा केस होता है जिसमें वेरी मच का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वेरी मच आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करते हो, वेरी मच आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करते हो, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करते हो, वेरी मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो है वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हो। एक और चीज है, बात करें अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ, तो वेरी और मच दोनों अलग अलग सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्वेश्चन कहां से बनेगा, आप पूछ लोगोगे कि सच सुपरलेटिव डिग्री में आएगा तो वेरी इस्तेमाल करेंगे, मच, अरे कुछ भी इस्तेमाल करो दादा, दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बात करें पॉजिटिव डिग्री की तो आप वेरी इस्तेमाल करोगे, कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो आप मच का इस्तेमाल करोगे। लेकिन क्या वेरी और मच आपको साथ में मिला तो उन दोनों का इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। सुपरलेटिव डिग्री के केस में जो है आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। द वेरी बेस्ट बॉय बोलते हैं, द मच बेस्ट बॉय भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और उसके बाद वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकियर, इस तरीके से जो है कंपैरेटिव डिग्री वेरी मच के साथ आप बना के लेके चलते हो।
कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो वेरी जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वेरी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और मच जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वर्ब प्लस आईएनजी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये पार्टिसिपल के चैप्टर में पढ़ोगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म याद रख लो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी बोरिंग, वेरी इंटरटेनिंग। और मच जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल के साथ, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में V2 फॉर्म आता है सिंपली यार। मच सरप्राइज, मच ग्रीव्ड, मच एडमायर्ड आप लिखते हो, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें पास्ट पार्टिसिपल के साथ वेरी का इस्तेमाल करते हो, और ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको। टीचर कुछ भी कैसा भी समझा दे, इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है लेकिन दिमाग सटक गया, आप एक्स्ट्रा तैयारी के लिए इसको रिटेन करके रख सकते हो। जैसे वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी डिसकंटेंटेड, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी डिलाइटेड। इसमें हम प्लीजेंट और अनप्लीजेंट थिंग की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे डिजेक्टेड है, टायर्ड है, कंटेंटेड है, डिसकंटेंटेड है, लेकिन यहाँ प्लीज्ड भी है। क्या है? प्लीज्ड भी है। तो ये अनप्लीजेंट है, ये प्लीजेंट है। तो इन कुछ शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा कि इन शब्दों के साथ देखो, एक दो बार रीडिंग मारोगे तो आपको ये टोन याद रह जाएगा कि वेरी टायर्ड होता है, वेरी डिजेक्टेड होता है, वेरी कंटेंटेड होता है, वेरी डिसकंटेंट होता है, वेरी प्लीज्ड होता है, वेरी ड्रंक होता है, वेरी लिमिटेड होता है, वेरी डिलाइटेड होता है। आप कर रहे हो एग्जाम की तैयारी, सो की पॉइंट्स आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। जहां जहां लॉजिक है वहां समझना पड़ेगा, जहां जहां लॉजिक नहीं आता, जहां जहां एक्सेप्शनल केसेस हैं वहां पे इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ टीचर बोलेंगे एक्सेप्शनल केस नहीं होते, इसके पीछे लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। जब इसके पीछे अजीबोगरीब तरीके की वो लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, देखिए हर चीज का कोई ना कोई सुर और ताल मिलता है, और सुर और ताल होता ही है, क्योंकि हर चीज का एक बेस होता है। लॉजिक ढूंढ के फिर उससे कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा लॉजिक ही याद रह जाएगा, ये शब्द कभी भी याद नहीं रह जाएंगे। तो मेरा ये मानना है आपको डायरेक्ट ये की पॉइंट्स मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो एग्जाम की छोटे से स्पैम में तैयारी और फोकस आपके एग्जाम में डायरेक्ट इन शब्दों पे भी जा पाए, तो आप अपना ज्यादातर ध्यान इन शब्दों पे ही रखिए कि वेरी टायर्ड होता है, वेरी डिजेक्टेड होता है, वेरी कंटेंटेड होता है, वेरी डिसकंटेंट होता है, वेरी प्लीज्ड होता है, वेरी ड्रंक होता है, वेरी लिमिटेड होता है, वेरी डिलाइटेड होता है। तो वेरी और मच के यूज केस में एक दो बातें बहुत आपको ध्यान से समझनी पड़ी। एक तो वेरी जो है आप पॉजिटिव डिग्री के साथ, जो समझने वाली बात है, पॉजिटिव डिग्री के साथ लगाते हो, मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगाते हो, वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको ध्यान नहीं रखना है, वेरी या मच एग्जाम में कुछ भी आ गया, दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी इस्तेमाल करते हो, पार्टिसिपल के साथ मच इस्तेमाल करते हो, लेकिन इस वाले यूज केस को आपको याद रखना पड़ जाएगा। बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्दों में से सिर्फ इतने लिमिटेड शब्दों के साथ, भाई पास्ट पार्टिसिपल तो बहुत सारी चीजों के बनते हैं ना, लेकिन इतने लिमिटेड शब्दों को आपको याद रखना पड़ जाएगा। वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी डिसकंटेंटेड, वेरी प्लीज, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी डिलाइटेड। इसको 7-8 बार रिवाइज करोगे, याद रह जाएगा। क्वेश्चन में जाओगे, बोलोगे, फिर से रिवाइज करोगे, चीजें याद रह जाएगी और एग्जाम में आपका पर्पज हो जाएगा सॉल्व। तो वेरी और मच के डिस्कशन से थोड़ा सा और आगे निकलते हैं और आते हैं क्वाइट की बात को लेके। ये एक और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। क्वाइट का मतलब होता है परफेक्टली या फिर कंप्लीटली, परफेक्टली या फिर कंप्लीटली, पूरी तरीके से। क्वाइट का मतलब स्पेलिंग है QUITE। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरीके से हिंदी में। तो हिंदी इसकी याद कर लीजिए, पूरी तरह से। इसको वेरी की जगह कभी भी प्लेस नहीं करना। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी ज्यादा के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। क्या? ज्यादा के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्यादा जहां आपको रखना है वहां पे क्वाइट नहीं रख सकते। और एग्जाम में ये आता है, जैसे लिखता है सी इज क्वाइट लवली, वो क्वाइट लवली है। वो ज्यादा लवली हो सकती है, पूरी लवली है, कंप्लीटली लवली है, ऐसा सेंस नहीं दे पाते हैं, ऐसा सेंटेंस नहीं फ्रेम करते हैं। तो यहां पे सी इज क्वाइट लवली की जगह सी इज वेरी लवली लिखना सही होगा। सी इज क्वाइट लवली अभी कहीं भी आपको मिले तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यू आर क्वाइट हैंडसम, आप क्वाइट हैंडसम ऐसा नहीं, यू आर वेरी हैंडसम, ये करेक्ट सेंटेंस होता है, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं होता है। ये जनरल चीजें हम बोलते हैं तो हम एग्जाम में गलती कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि सी इज क्वाइट लवली नहीं बोलेंगे, सी इज वेरी लवली बोलेंगे, और यू आर वेरी हैंडसम बोलेंगे, सी इज वेरी ब्यूटीफुल बोलेंगे, क्वाइट ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे। ये थोड़ी सी बातें आपको और ध्यान रखनी है वेरी को लेके, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। और अगला जो शब्द है वो है फेयरली और रेदर। फेयरली और रेदर को लेके भी एग्जाम में एक आध बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो
फेयरली और रेदर को समझ लेते हैं। देखो फेयरली जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री के एग्जेक्टिव के साथ यूज होता है, ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री के एग्जेक्टिव बोले तो इसको हम बोलते हैं प्लीजेंट एग्जेक्टिव के साथ यूज होता है। पॉजिटिव डिग्री यहाँ कहने का मतलब पॉजिटिव कंपैरेटिव वाली बात नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का मतलब यह हो गया कि प्लीजेंट जो एग्जेक्टिव होते हैं, जो जिसको देख के हमें अच्छी फीलिंग आती है, उन एग्जेक्टिव के साथ हम फेयरली का यूज करते हैं, रेदर का यूज करते हैं अनप्लीजेंट एग्जेक्टिव। मतलब अगर बुरी फीलिंग आ रही है तो हम रेदर यूज करेंगे और अच्छी फीलिंग आ रही है तो हम फेयरली यूज करेंगे। जैसे फेयरली वाइज, फेयरली गुड। अब रादर बैड, रादर डिफिकल्ट, रादर वर्स, रादर हॉटर। कोई चीज हॉटर है तो हमें बुरी फीलिंग आती है, कोई चीज बुरी है तो बुरी फीलिंग आती है, डिफिकल्ट है तो भी बुरी फीलिंग आती है, बैड है तो बुरी फीलिंग आएगी। तो रादर बैड, रादर डिफिकल्ट, रादर वर्स, रादर हॉटर और फेयरली वाइज, फेयरली गुड, जितने भी अच्छे शब्द हैं उनके लिए फेयरली लगाते हैं, जितने भी बुरे शब्द हैं उनके लिए रादर। और एक चीज और ध्यान रखना है कि टू का इस्तेमाल हम TOO का इस्तेमाल हम फेयरली के साथ नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं आपको टू मिले तो फेयरली को रादर में बदल दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे फेयरली टू गुड लिखा है जो कि गलत बात है, रादर टू गुड होता है, फेयरली टू गुड नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको सेंटेंस में टू मिले और साथ में फेयरली मिले तो आप फेयरली को बदल दीजिएगा रादर में। रादर के साथ टू का इस्तेमाल होता है, फेयरली के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। डिजायरेबल एग्जेक्टिव की बात कर रहे थे, वही प्लीजेंट एग्जेक्टिव, फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, रादर विक्ड, रादर डिफिकल्ट, रादर ट्रबलसम, रादर डल, ठीक है। लेकिन अनप्लीजेंट कुछ एग्जेक्टिव है जो है जिसके साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपका रादर का, लेकिन कुछ ऐसे प्लीजेंट एग्जेक्टिव है जिसके साथ हम रादर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहां पे आपको रट्टा मारना पड़ेगा, यहां पे आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि रादर वैसे अनप्लीजेंट के सात होता है, लेकिन कुछ केसेस में वो प्लीजेंट के साथ भी होता है। जैसे रादर अम्यूजिंग लिखते हैं हम, रादर गुड, रादर क्लेवर, रादर प्रेटी और रादर ब्यूटीफुल। ये 5-6 है, याद रख लीजिए। रादर अम्यूजिंग, रादर गुड, रादर क्लेवर, रादर प्रेटी, रादर ब्यूटीफुल। और एक बात और मैं बताऊं कि अगर आप इसको स्किप कर लेंगे, अगर नहीं भी याद करेंगे तो ठीक है, तो आप क्या गुम करेंगे इनके आपके एग्जाम में आने के, जितना हम अभी ये आज के लेक्चर में मैं पढ़ा रहा हूँ और जो बाद में जो वेरी और मच के साथ मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया है और रादर वाले केस में, फेयरली और रादर के केस में एक्सेप्शनल केस जो मैंने बताया है, ये आपके एग्जाम में आने के 0.00001% चांसेस है। पॉइंट यहाँ पे लगा दो, इतने % चांसेस है। और जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत कम चांसेस है। अगर आपकी पूरी तैयारी हो गई हो, 1-2 बार आप रीडिंग कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस में मिले दोबारा रिवाइज कर लो और इसको सबसे लेटर स्टेज पे जाके रट्टा मारो। जब आपका पूरा इंग्लिश तैयार हो गया हो, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हो कि अगर आपको 100% स्कोर चाहिए, तो वापस घूम के आना कि नहीं सर हम ये भी रट्टा मारेंगे। अभी के लिए 1-2 बार पढ़ के, ताकि आपके दिमाग में रहे अच्छा ऐसा कुछ भी होता है। अगर मॉक टेस्ट में आए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये बातें, ये घटनाएं घटी थी, ये टीचर्स ने पढ़ाया था हमको कि हाँ ये चीजें हैं। अदरवाइज इसको ऐसे इंपॉर्टेंट लिख के और स्किप लिख के नोट डाउन कर लो। स्किप लिखोगे तो ज्यादा बेटर पार्ट है, ताकि आप दोबारा इसको पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप इंटायर सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो उसमें एग्जाम में आने का वेटेज किस चीज का कितना है, वेटेज के हिसाब से तैयार करो। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको वहां तक पहुंचना है जो सबसे कम आता है, और आखिरी में जाके आपको सब कवर कर लेना है। ऐसा ना हो कि छोटी चीज पहले कवर कर लो और बड़ी चीज सारी छूटी रह जाए। इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं हम 2 को लेके। देखो 2 को लेके अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में 2 को लेके केस आता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 2 के विषय में। 2 सबसे पहले बात जान लीजिए कि ज्यादातर जो 2 है, 2 वाला फॉर्मेट आपके एग्जाम में बहुत आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें जो आपके 2 के विषय में जान लेनी चाहिए। 2 एक्चुअली निगेटिव सेंस थोड़ा सा रखता है, तो इसके साथ भी हम प्लीजेंट एग्जेक्टिव नहीं लगाते हैं। इसके साथ ना हम अनप्लीजेंट एग्जेक्टिव लगाते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। 2 बैड, 2 नॉटी, 2 विक्ड, 2 फैट, 2 डल। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर 2 और 2 का कॉम्बिनेशन आने लगा तो आप प्लीजेंट एग्जेक्टिव भी लेना स्टार्ट कर देते हो। अगर
अगर टू टू दोनों साथ में नहीं है, सिर्फ सिंपली टू का इस्तेमाल करना है, एक टू का इस्तेमाल करना है, जिसका भी या एक्सेसिव में कोई चीज एक्सेस में होने के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टू बैड, टू नॉटी, टू विक्ड, टू फैट, टू डल, ये सब चीजें हैं। ये क्या है ना कि आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत इस्तेमाल करते हो या पूरे क्लॉज के साथ इस्तेमाल करते हो। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, तो ध्यान रखना होगा आपको इस चीज को लेके। और यहाँ पे जैसे ग्लैड लिखा हुआ है, ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न होना, क्या होना, प्रसन्न होना, तो ये प्लीजेंट एडजेक्टिव है, इसके साथ टू लगाना बुरी बात है, ये आपके एग्जाम में आता है। तो आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, यहां पे टू की जगह, टू बहुत के सेंस में आता है तो टू की जगह वेरी इस्तेमाल कर सकते हो, किसके लिए, प्रेजेंट एग्जेक्टिव के लिए। अगर टू के साथ टू आया है, दोनों आया, तब जो है आप प्लीजेंट एग्जेक्टिव के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं आया है, टू टू, इसके लिए एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इसका काफी ट्रांसफॉर्मेशन का केस होता है और इस पे कुछ चीजें होती है जो लॉजिकली पढ़नी होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा कि आपको पहचानना होगा, जब भी कभी आपको टू देखने को मिले, TWO देखने को मिले, इसके तुरंत बाद देखिएगा जो आपका एग्जेक्टिव लगा हुआ है वो कहीं प्लीजेंट तो नहीं लगा हुआ है। अगर प्लीजेंट लगा हुआ है तो इस टू को बदल दीजिएगा, वेरी में बदल दीजिएगा। अदरवाइज अनप्लीजेंट है, लाइक टू बैड, टू नॉटी, टू विक, टू फैट, टू डल, सो काइंड ऑफ सब कुछ ठीक ठाक सा है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करें हम, जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, ही इज टू वीक टू, तो यहाँ पे टू टू आया तो इंटेलिजेंट और वीक दोनों प्लीजेंट अनप्लीजेंट आप लगा सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ सिंपली टू आया तो ध्यान रखिएगा प्लीजेंट एग्जेक्टिव ना लगाइएगा, टू को बदल दीजिएगा वेरी में, ठीक है। अब टू के साथ एग्जेक्टिव कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है, सी इज टू टॉल, सी इज टू स्लिम, सी इज टू कोल्ड। जरूरत से ज्यादा कोई चीज होती है उस सेंस में हम टू का इस्तेमाल करते हैं, सी इज टू टॉल, सी इज टू स्लिम, सी इज टू कोल्ड करके। और टू का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर ही है जिसपे हम पूरा अलग से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये बात रखनी है कि अगर प्लीजेंट एग्जेक्टिव देखने को मिले, टू मिले, तो उसको बदल के आप वेरी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और अभी आपके प्रैक्टिस सेशन में भी काफी सारे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। और एक और ये केस है यार, सो का इस्तेमाल हम वेरी की जगह करते हैं कई बार, ये आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे लिखते हैं आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, हिंदी में तो यही बोले आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, तो बहुत के लिए सो नहीं लगाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी लिखते हैं, आई एम सो हैप्पी नहीं लिखते हैं। इन जनरल हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं आई एम सो हैप्पी, नहीं, आई एम वेरी हैप्पी होता है। अगली बार जब आए तो आप सो को बदल के वेरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब सो का इस्तेमाल हो तो ध्यान रखिएगा कि साथ में दैट का भी इस्तेमाल होगा। सो दैट कोरिलेटिव है तो सो दैट का एक साथ इस्तेमाल होता है, लाइक आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अनएबल टू कंट्रोल माई फीलिंग। तो यहाँ पे सो का इस्तेमाल है, साथ में दैट का भी इस्तेमाल है। तो सो को लेके एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सो का इस्तेमाल जो है, जहां वेरी का यूज करना है वहां सो का यूज कर दिया जाता है, ये दिखाने के लिए मैं बहुत ज्यादा हूं। क्योंकि वेरी आपका क्या करता है, आपकी जो है इंटेंसिटी बढ़ाता है किसी एग्जेक्टिव की, किसी वर्ब की या किसी भी चीज की। तो इंटेंसिटी बढ़ाना है बहुत के सेंस में, तो आप सो मत लगाइएगा, आप वेरी लगाइएगा। तो सो और वेरी का जो मिस यूज है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा ये बोलना है आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी।